नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। और इस वीडियो में हम समझेंगे एनएचपीसी के बारे में और क्या रहता है इसका फ्यूचर आउटलुक। देखिए, इस समय जो करंट प्राइस है एनएचपीसी का वो 82 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई 118 रुपए से 30% लगभग नीचे की स्तरों पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस शेयर प्राइस में अभी तक जो मूवमेंट देखा गया है वहां पे वॉल्यूम सब धीरे धीरे बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, और जिस तरीके से मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आ रही है वैसे ही इस शेयर में वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का एक जो रिकवरी है उसकी उम्मीद की जा रही है। देखिए, एनएचपीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसका पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू तो ज्यादा आया था अपने पिछले क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन प्रॉफिट वहीं पे थोड़ा कम आया। रेवेन्यू इसका 2500 करोड़ का आया, जिसमें पिछला अगर क्वार्टर वन का रिजल्ट का आप रेवेन्यू देखेंगे वहां 2430 करोड़ का रेवेन्यू था। और वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसने अपने पहले के क्वार्टर में ज्यादा रेवेन्यू निकालते हुए, मतलब ज्यादा नेट प्रॉफिट करते हुए 1050 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जिसमें कि क्वार्टर टू में 950 करोड़ है। मतलब ऑलमोस्ट 80 से 100 करोड़ के बीच का कम से कम इसने, मतलब जो अपना नेट प्रॉफिट है वो कम किया है। देखिए, जब रेवेन्यू बड़ा है और प्रॉफिट कम है, इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है। मतलब कंपनी ने कहीं ऐसी जगह पे ये खर्च किए हैं पैसे, या तो वो अपने एसेट्स बिल्ड में है या फिर वर्क कैपेसिटी को बिल्ड करने में है। वहीं पे अगर ये 100 करोड़ का जो गैप है वो इस क्वार्टर में इसलिए भी आया है क्योंकि पिछला जो क्वार्टर रिजल्ट है वो उस दौर का है जब देश में मानसून काफी तेजी से हैवी था, जिसके वजह से कई बार एनएचपीसी जैसी कंपनियां जो कि हाइड्रो पावर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, इन्हें अपने पावर प्लांट्स को, अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स को कई बार थोड़ा बंद करना पड़ता है हैवी वाटर रेन के वजह से या हैवी आउटफ्लो के वजह से। तो इस वजह से भी थोड़ी बिजली सप्लाई में दिक्कत होती है और रेवेन्यू पे दबाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू अच्छा खासा हुआ है, बस यही है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने के वजह से जो इसका शेयर प्राइस है उसमें ये फ्लक्चुएशन देखा गया, क्योंकि इसने अपना नेट प्रॉफिट कम किया है। तो ये जो पैसा लगा है ये और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को आगे डेवलप करने के लिए बना है। देखिए, गवर्नमेंट भी एनएचपीसी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है। अभी पिछले 6 महीने पहले खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी एनएचपीसी के हाइड्रो प्लांट्स के साथ साथ इसके जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उसे भी हरी झंडी दिखाई थी। उसके भी काफी सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उसे इनॉग्रेट किया था। तो एनएचपीसी सोलर में भी थोड़ा बहुत हाथ आजमा रही है, जो उनके पूरे 100 कैपेक्स में से सिर्फ 2 से 2.5% है, जो कि आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ने वाला है। हमें ये चीज समझनी होगी कि पूरे देश में जितनी भी अदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनियां हैं जो कि थर्मल और जो कोल बेस है या फिर सोलर पे ज्यादा फोकस वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ना तो कोई भी प्राइवेट कंपनियां ध्यान दे रही हैं और ना ही गवर्नमेंट की अलग जो भी पावर फाइनेंस कंपनियां हैं या पावर सप्लाई कंपनियां हैं वो ध्यान दे रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को दो ही मेजर ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 100% एक्विबिलिटी के साथ इन्होंने पकड़ के रखा है, जिसमें एसजेवीएन और एनएचपीसी है। जिसमें एनएचपीसी के पास जो एसजेवीएन है उससे ज्यादा वर्क कैपेसिटी है, उससे ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है। इस समय हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से एनएचपीसी को काफी बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है, जहां हिमाचल सरकार ने 4 यूनिट प्लांट लगाने का इनको ऑर्डर दिया है और 800 मेगावाट तक का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टारगेट दिया है 2025 के एंड तक। तो इनके हाथ में एक स्टेट के तरफ से, एक गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के तरफ से काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है जो 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, जैसे जैसे सिक्किम है, मेघालय है, नागालैंड है और आसाम है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हो जाती है, जहां पे थर्मल बेस प्लांट लगाना पहाड़ों पे काफी ज्यादा मुश्किल है, या फिर हम कहें तो एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल जॉब है। जहां पे फॉसिल फ्यूल्स की तरफ से निकाले हुए इलेक्ट्रिसिटी या जनरेट किए गए इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट बेस बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं या ऐसे ये राज्य हैं जहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करना या फिर विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और साथ ही साथ सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, यही सबसे ज्यादा एफिशिएंट और कैपेबल माना गया है, क्योंकि इन स्टेट्स के पास वही कंपनियां रन कर सकती हैं जो ज्यादातर पानी से बिजली को निकालना, मतलब बांध बना के, और वही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट कहा जाता है। उसके बाद बड़े बड़े पहाड़ों पे अगर आप विंड टरबाइन लगाते हैं तो वो भी चीज सक्सेसफुल है, और वहीं पहाड़ों पे अगर सोलर पैनल्स लगे तो वो भी सक्सेस है। लेकिन इसको बहुत बड़ा एक समतल जमीन, एक बराबर का बेस का जमीन लेना जहां पे हैवी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने वाली बड़े बड़े प्लांट को लगाना और कोल किसी अदर स्टेट से लेकर के आना, तो ये इसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो
मार्जिन है और यहाँ पे जो एक अपॉर्चुनिटी है वो एनएचपीसी जैसी कंपनियों के लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल रखती है। और इन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उनके पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते बिड के लिए कि वो किसी अदर प्राइवेट कंपनी को बिड करे। उनके पास इस तरह के जो स्टेट्स होते हैं उनके जो गवर्नमेंट पावर होती है वो सेंट्रल से इतनी ज्यादा प्रेशराइज होती है कि उन्हें ना चाहते हुए या चाहते हुए भी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई एजेंसी जैसे एनएचपीसी है इसे ही बड़ा से बड़ा पावर कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा और एनएचपीसी जैसी कंपनियां ही इन स्टेट्स से जुड़ी जितनी भी पावर कंजप्शन है उससे एग्जीक्यूट करती है। अगर हम प्राइवेट फर्म की बात करें तो एक जेपी पावर है जिसने इस तरह के स्टेट्स में अपना एक अच्छा खासा दमखम बनाया है, लेकिन वो कंपनी भी हर साल लॉस अच्छा खासा करती है और शेयर प्राइस भी उसके जो है वो नेगेटिव के पीई रेशियो पे चल रहा है। तो अगर आपको एक फंडामेंटल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट प्रोवाइडेड कंपनी में एक लॉन्ग टर्म ब्राइट फ्यूचर की तरफ जाना है ताकि आपके पैसे भी सुरक्षित रहें और आपको ज्यादा टेंशन ना लेना पड़े और जिस कंपनी के साथ ग्रोथ ज्यादा जुड़ा होने का चांसेस दिख रहा है वो यहाँ एक अच्छी बात यह भी है कि एनएचपीसी गवर्नमेंट की एंटिटी होने के साथ साथ इस कंपनी में 67% का हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उसके बाद अच्छा खासा इसमें जो स्टेक है वो एलआईसी की तरफ से आप देख सकते हैं जो कि 4% का है। जो डीआईज है मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की तौर पे एलआईसी और भी अदर कितने भी फर्म्स हैं उन लोगों ने भी इसमें अच्छा स्टेक लिया है। और हम बात करें जो एफआईज होते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो विदेशी निवेशक होते हैं उनका भी स्टेक ठीक ठाक है इस कंपनी में। उसके बाद बारी आती है रिटेल इन्वेस्टर्स की जो कि छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका पैसा काफी कम लेकिन काफी अच्छे मात्रा में बढ़ते हुए पिछले 2 से 3 क्वार्टर में देखा गया है। यहाँ पे रिटेलर इन्वेस्टर्स की बढ़ती हुई पार्टिसिपेंट ये दिखा रही है कि आने वाले समय में एनएचपीसी के जो शेयर्स का वॉल्यूम है इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ दिखेगा। अगर हम बात करें तो एनएचपीसी का करंट मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। जहां ये अगर अपने ऑल टाइम हाई को रीच करता है तो वहां पे इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ऊपर जा सकता है, जिसके वजह से जो कंपनी का मार्केट कैप अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर और 2500 करोड़ जो क्वार्टरली रिजल्ट है जिसके हिसाब से 10,000 करोड़ से ज्यादा का अगर एनुअली रिवेन्यू होता है तब ये कंपनी हो सकता है कि आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग है मतलब 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसमें ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने मिनी रत्न से नवरत्न की तरफ जाने के लिए एक अच्छे प्रोग्रेसिव और एक बहुत अच्छा जो प्रमोशन है उसके लिए मिनी रत्न टू नवरत्न कंपनी के लिए अप्लाई कर सकती है। और अगर ये कंपनी नवरत्न की कैटेगरी में आ गई तो फिर इसे कई सारे इंडेक्सेस और पीएसयू इंडेक्सेस में इसे बहुत अच्छा जगह मिलेगा जिसके वजह से इसके अंदर वॉल्यूम ग्रोथ और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो रहा एनएचपीसी के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों ताकि आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।